तो भैया आज एक व्यक्तिगत प्रश्न पर बात करेंगे। ये सवाल बहुत बार आ चुका है पिछले जब से ये चैनल बना, तो मेरे ख्याल से 15-16 से ज़्यादा बार ये सवाल पूछा जा चुका है कि गुरुजी आपके बाल अ, इतने मज़बूत क्यों हैं इस उम्र में? अब इसका कोई विशेष जवाब तो भई मेरे पास है नहीं। कुछ तो जेनेटिक कारण होगा मेरे ख्याल से मुख्य रूप से, क्योंकि पिताजी तो मेरे पहले ही गुज़र गए थे, कम उम्र में, लेकिन माँ जी 90 से ज़्यादा उम्र में गई, 93 या 95 इतनी उम्र थी उनकी और उनके बाल काफ़ी काले थे, उस उम्र में भी सफ़ेद बाल बहुत कम थे। तो अ, अब अगर ये फैक्टर है तो पता नहीं कि भई मैंने साबुन बहुत पहले छोड़ दिया था। शैम्पू तो मैंने कभी इस्तेमाल ही नहीं किया ज़िंदगी में, मुझे वो अजीब-अजीब सा लगा। लेकिन ये जो साबुन होता है नहाने का, तो ये भी मैंने कभी यूज़ नहीं किया। नहाने का या कपड़े धोने का भी करते हैं कभी-कभी लोग यूज़ नहाने के लिए भी। तो मैंने ये चीज़ें छोड़ दी थी शायद 45-50 साल पहले, जब मैं कॉलेज में ही था। तो इनका इस्तेमाल नहीं करता था। इसके अलावा कुछ और भी मेरी आदतें थी। मतलब मैं तब की बात कर रहा हूँ जब मैं 20s में था, उस समय बहुत सारे लोग इन चीज़ों का खूब इस्तेमाल करते हैं। जैसे परफ्यूम है, अब मुझे उसमें पता नहीं क्यों बदबू आती है। तो जैसे ये मैडम जी लोग हैं यहाँ जो स्कूल में पढ़ाते हैं, तो यहाँ एक रिवाज है घर जाते समय या घर से आने के बाद थोड़ा-सा बाय-बाय कहने के लिए नज़दीक आते हैं, कोई पैर छूते हैं। तो मेरे लिए अगर वो ज़्यादा देर खड़ी हो गई कोई मैडम और उसने बहुत स्ट्रॉन्ग ये लगाया हुआ है परफ्यूम, तो मुझे काफ़ी दिक्कत होती है, पर अब उनको बोल नहीं सकते, हर्ट हो जाएँगे। ऐसे ही विज़िटर्स एक बार एक महिला आई किसी दूसरे दूसरे देश से, मेरी तो बहुत तबीयत भी खराब थी, पर वो बेचारी बहुत आशा लेके आई थी। अब वो एकदम नज़दीक आ गई और उसका जो परफ्यूम था इतना स्ट्रॉन्ग, बड़ी मुश्किल हुई मुझे। अ, एक तो बोल नहीं पा रहा था वो तो कोई बात नहीं, लेकिन वो जो तो गंध के प्रति कुछ ज़्यादा ही सेंसिटिव हूँ शायद मैं। अ, तो ना साबुन, ना शैम्पू, तो कोई रूसी हो जाए बालों के बीच तो नींबू रगड़ लो और मैं तो उसके लिए भी कुछ नहीं करता हूँ, फिर चली भी जाती है कुछ समय बाद। पर आप नींबू रगड़ सकते हैं। नींबू का रस निकाल लो, उसकी मालिश कर लो नहाने से आधा घंटा पहले। उसके बाद नहा जाओ। अब मैं शरीर पे भी नहीं लगाता साबुन तो। अब जहाँ तक मैल की बात है, यहाँ तो गर्म पानी से नहाना पड़ता है, ठंड बहुत है। तो गर्म पानी डालो शरीर में और उसके 1-2 बार पहले गर्म पानी डाल लो, उसके बाद वो थोड़ा-सा मलो शरीर को तो मैल-मूल जो भी है वो निकल जाती है। उसके लिए साबुन की क्या ज़रूरत है? वो कपड़े के लिए तो है, पर शरीर के लिए शायद ज़रूरत मेरे हिसाब से नहीं है। शरीर अच्छी तरीके से साफ़ हो जाता है और फिर और भी विकल्प हैं। ये मैं इसलिए भी बोल रहा हूँ कि आप ज़रा एनालाइज़ करें ना साबुन में क्या है? साबुनों में जो अच्छी-अच्छी खुशबू आती है, वो किस चीज़ से बनी है? क्या केमिकल है? शैम्पू में क्या है? एक आर्टिकल था कि जब से शैम्पू का इस्तेमाल शुरू हुआ बहुत बड़ी मात्रा में, महिलाएँ भी गंजी होनी शुरू हो गई। महिलाओं को आपने कम देखा होगा कि सिर पे बाल सारे गायब हो गए। तो शैम्पू में कुछ ऐसे केमिकल्स हैं, कोई पचा लेता होगा किसी का शरीर। कई लोग होंगे वो बोलेंगे जी हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, ज़िंदगी भर इनका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आपके शरीर ने पचा लिया उसको। लेकिन हर एक नहीं पचा सकता।
पर ये तो नहीं था मुझे पता कि इनमें कुछ गड़बड़ भी है। मुझे ज़रूरत नहीं महसूस होती थी और बालों पे कंघी भी पता नहीं कितने सालों से मैंने नहीं लगाई। अब जब से ये वीडियो बनने शुरू हुए, तो ये मेरे साथी लोग कहते हैं कि थोड़ा-सा तो कंघी लगा लो, तो बीच-बीच में मैं लगा लेता हूँ। जैसे इस समय मैंने कंघी नहीं लगाई हुई, तो उँगलियों से ऐसे-ऐसे करके आप सेट कर सकते हो बालों को। अ, और अगर छोटे बाल हैं तो तब तो बिल्कुल ही ज़रूरत नहीं है। इतने लंबे बाल कम ही लोग रखते हैं, पर ना तो बहुत लंबे बाल हैं तभी भी ज़रूरत नहीं। बीच-बीच की लेंथ है, तो आप प्रैक्टिस करोगे रोज़ उँगली से तो वो सेट अपने आप हो जाते हैं। अभी मैं ये नहीं कह रहा हूँ भाई कि आप भी कंघी मत लगाओ या साबुन शैम्पू बिल्कुल मत लगाओ। लेकिन साबुन शैम्पू के नेचुरल अल्टरनेटिव्स हैं, उनका इस्तेमाल करो। तो प्लेन्स के इलाके में एक हिबिस्कस होता है, गुड़हल, तो गुड़हल का झाग बना के वो अच्छा माना जाता है। अ, और कुछ लोग और चीज़ों का भी इस्तेमाल करते हैं, बेसन के पानी का। अब थोड़ा रिसर्च करना कि जो नेचुरल अल्टरनेटिव्स हैं वो अच्छे हैं बालों के लिए। और कई लोग कहते हैं कि बाल बहुत झड़ते हैं, क्या कि प्रेशर की एक्सरसाइज़ है। ये जो नाखून है ना आपके, तो इनको ऐसे-ऐसे, ऐसे-ऐसे रगड़ो। तो अ, जैसे 4-5 मिनट नाखून रगड़ो, रोज़-रोज़, रोज़-रोज़ इसकी हैबिट बना दो। ऐसा कहते हैं, मैंने तो नहीं किया। ऐसा कहते हैं कि इससे झड़ने कम हो जाते हैं। तो चलो ये तो रहा इसके बारे में, बालों के बारे में। बाकी दिनचर्या बहुत लोग पूछते हैं, तो भई मेरी दिनचर्या अलग है, वो आप पे फिट होगी ये ज़रूरी नहीं है। अ, जैसे मैं तो बहुत जल्दी उठ जाता हूँ, एक मैंने वीडियो भी बनाया था। तो जब मैं एकदम स्वस्थ था तो करीब ढाई बजे के करीब मैं उठ जाता था। लेकिन अभी आजकल मैं बीमार हूँ तो सुबह के टाइम खाँसी होती है ज़्यादा, 3 से 6 के बीच। तो अब 4 बजे तो सिटिंग है, उसके लिए तो तैयार होना पड़ता है। लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि 3 से पहले ना उठूँ। तो नींद खुलती है मान लीजिए 2 बजे, सवा 2 बजे मैं फिर लेट जाता हूँ आजकल। लेटना नहीं चाहता पर इसलिए कि तब खाँसी कम आएगी। क्योंकि मैं जैसे ही बैठ जाऊँ तो खाँसी आती है कुछ देर सुबह। ठीक हो रही है, होम्योपैथिक इलाज है, स्लो है लेकिन जड़ से खत्म कर रहा है, जितने भी मेरे शरीर में विकार होंगे। और सिटिंग अच्छी होने लग गई है। मेरे लिए सिटिंग बहुत ज़रूरी है। तो दिन में भी बैठ जाता हूँ थोड़ी देर। 1 घंटा बैठना ज़रा मुश्किल होता है, 40 मिनट लेकिन बैठ जाता हूँ 40-45 मिनट। और तो ख़ैर जो लोग सवाल पूछते हैं कि किस समय उठना चाहिए, ये ब्रह्म मुहूर्त की क्या महिमा है, वो सब तो ठीक है, लेकिन सबको तो सूट नहीं करता ना। अब कई विद्यार्थी लोग हैं वो लेट तक पढ़ते हैं। आपकी जो भी हैबिट है, उसमें ध्यान को फ़िलहाल शामिल कर लो। जब भी समय मिले, उस समय मेडिटेशन कर लो। अभी काफ़ी नए लोग जुड़े हैं, पिछले 2 महीनों से, तो उनसे भई मेरी गुज़ारिश है जो भी आपके सवाल हैं, पिछले वीडियोज़ देख लो। तो एक कमेंट आया कल मेरे लिए कि आपके मैंने पिछले काफ़ी वीडियोज़ देख लिए, मैं शुरू से देख रही हूँ, कोई लड़की है शायद। मुझे ठीक से याद नहीं लड़की है कि लड़का है, लेकिन कि उसमें कि कुछ ऐसा सीक्वेंस होगा कि आपने ये बात कह दी तो आप दोबारा उसी बात को शायद नहीं कहेंगे। तो मैं कि शुरू से उन वीडियोज़ को शुरू से देखना शुरू किया है। तो ऐसे भी लोग हैं कि जो अगर आप ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, तो ज़्यादातर सवालों के जवाब आपको मिल जाएँगे। लेकिन फिर भी सैटिस्फाइड आप ना हों, तो और बनाएँगे। पर आप एक बार जैसे ब्रह्मचर्य पे बहुत लोगों ने पूछा कि ये क्या है? तो मैंने एक वीडियो बनाया है इस पे। वैसे एक से ज़्यादा हैं पर एक है जो काफ़ी काफ़ी लंबा भी है और उसके लिए मैंने थोड़ा रिसर्च भी की, कुछ मेरा अपना अनुभव था। तो ब्रह्मचर्य और अर्धनारीश्वर, ब्रह्मचर्य और अर्धनारीश्वर
ये आपको मिल जाएगा, काफ़ी पुराना वीडियो है। 8-9 महीने से भी ज़्यादा पहले बना होगा, उसको आप देख लीजिए। और मेरी हेल्थ काफ़ी तेज़ी से ठीक हो रही है। अभी मैं काफ़ी काम भी कर ले रहा हूँ शरीर से। टाँगें थोड़ा अभी भी कमज़ोर हैं। मसल्स उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं हुई अभी, लेकिन काफ़ी फ़ास्ट रिकवरी है। तो ये था बालों के बारे में, दिनचर्या के बारे में। और वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन, इस पे भी मैंने एक वीडियो बनाया था कि जो मांसाहारी हैं, क्या वो ध्यान नहीं कर सकते? किसी ने तो ये भी कहा कि ये तो पाप है, मांसाहार पाप है। तो भई पाप तो नहीं कह सकते। बहुत सारे लोग, एनलाइटेंड लोग, वो भी मीट खाते हैं। जैसे किसी ने मुझे बताया कि ये टोले ये टोले एक है ना, जो दुनिया के बहुत बड़े आध्यात्मिक गुरु माने जाते हैं, तो भी मीट खाते हैं। अब वो खाते हैं तो हम भी खाएँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ कि मीट खाने से आध्यात्मिक यात्रा बिल्कुल शुरू नहीं हो पाएगी, ऐसा तो नहीं है। लेकिन वेजिटेरियन फूड अच्छा है। शरीर के लिए भी। अब बहुत लोग बोलते हैं प्रोटीन कहाँ से आएगा? अरे भई करोड़ों-करोड़ों लोग हैं जो वेजिटेरियन हैं और एकदम स्ट्रॉन्ग हैं। अब किसी ने बोला कि वेजिटेरियन लोग तो स्ट्रॉन्ग नहीं होते, ये बात गलत है। अ, कई नहीं भी होते होंगे, अ, दुबले-पतले दिखते होंगे, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो कमज़ोर हों। अब आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, जो स्विच कर रहे हैं, नॉन वेज से वेज बनना चाह रहे हैं, उनको डाइट का ख़्याल रखना पड़ेगा। थोड़ा-सा ये प्रोटीन किस-किस चीज़ में ज़्यादा है, इत्यादि, इत्यादि। और मीट में बहुत प्रकार की बीमारियाँ भी आ रही हैं आजकल, जानवर से ना, तो वो। दूध का कई लोग बोलते हैं कि ये वीगनिज़्म अच्छा है, तो वीगनिज़्म अच्छा है अगर आपकी डाइट वग़ैरह ठीक-ठाक है। लेकिन जो वीगन अभी अभी बनना चाह रहे हैं, तो और ये दूध वग़ैरह, मतलब डेयरी प्रोडक्ट्स काफ़ी इस्तेमाल करते थे, तो उनको तब विकल्प ढूँढने पड़ेंगे। शहरों में जो लोग दूध का इस्तेमाल करते हैं, तो भाई पैकेट वाला दूध बहुत सावधान, पता कीजिए ये कब बना, इसमें क्या-क्या केमिकल्स हैं, प्रिज़र्वेटिव होंगे ना, नहीं तो उसकी शेल्फ लाइफ़ लंबी कैसे होगी? तो कोई छोटी डेयरी हो कि किसी ने 4-5 अ, भैंसें या गायें पाली हुई हैं, वहाँ जाकर आप दूध लेते हो, तो ठीक है। ठीक उसके लिए जो वीगन नहीं है ना, मैं उनके लिए बोल रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि, क्योंकि वीगन वाले फिर नाराज़ हो जाते हैं कि आप तो प्रमोट कर रहे हैं दूध को। भई मैं ये कह रहा हूँ कि जो डेयरी प्रोडक्ट्स ले ही रहे हैं, तो अच्छे वाला लो। उसी तरीके से जो मीट खा ही रहे हैं, अभी नहीं छोड़ सकते किसी भी कारण से, तो ध्यान करना शुरू कर दो। ये मत सोचो कि ये मीट पहले बंद हो जाए, तभी ध्यान हो सकता है, ऐसा नहीं है। आप ध्यान करना शुरू करो और धीरे-धीरे एक समय ऐसा आएगा, आपको लगेगा ये मीट से हैवीनेस आ रही है, तो कम होता जाएगा और छूट भी जाएगा। ऐसे कई लोगों के अनुभव हैं। अ, तो ये हुआ। और और क्या सवाल थे इस प्रकार के? तो मेरे ख़्याल से ये मुख्य-मुख्य चीज़ें तो आ ही गई। अ, फिर भी कोई सवाल होंगे तो आप पूछना। और तो अभी इतना ही। नमस्कार।